कर दिया स्टार्ट आपने? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन वाले, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज हमारा लेक्चर नंबर हाफिज कौन सा होगा? लेक्चर नंबर आई थिंक 68 है और ये एमएफए की क्लास है और हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7 खत्म हो गया, यानी कि लास्ट हमारा चैप्टर रह गया, 3 खत्म, और बस उसके बाद फिर बजटिंग रह जाएगा और चैप्टर नंबर 10 और बजटिंग। यार एक मिनट, अच्छा मैं क्या डिस्कस कर रहा था, हम पास पेपर डिस्कस कर रहे थे, ये सीफैप के पास पेपर्स हैं और जो चैप्टर नंबर 7 और 8 में थ्योरी आएगी, ये उसका मैंने एक छोटा सा ना एनालिसिस करके रखा था। जैसे ही 8 खत्म होता है तो मैं 7 के साथ उसको मिक्स करके ये क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास में करवाऊंगा, इनके प्रॉपर सॉल्यूशंस और इसको अटेम्प्ट कैसे करना है ये हम इंशाल्लाह यहाँ पे करेंगे। और इसको हम लोगों ने बुक से इस वजह से किया क्योंकि एमसीक्यूज इसमें से टेस्ट होते हैं, तो जिसकी वजह से ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है कि हम इसको बुक से करें। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 10 मार्क आया था 8 जून 2018 में सीफैप का जो बीएमएस पेपर होता है, सीफैप 3 होता है, उसकी बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने टीए की ड्यूटी लगाई है कि वो बीएमबीएस के भी जितने टॉपिक से रिलेटेड पास पेपर्स हैं उसको भी डाउनलोड करके दे दे, ताकि मैं वो भी यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर लूंगा। जैसे ये खत्म होगा क्लास में डिस्कस करूंगा और मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी स्वॉट एनालिसिस का ही है। सीई कंपनी है, ये 7 दिसंबर 2018 को आया था, क्योंकि सीफैप के पेपर दिसंबर में होते हैं और वो थोड़े से ऑल्टरनेटिव टाइमिंग्स उनकी, आपके सितंबर में है वो दिसंबर में है, फिर आपके दूसरे पेपर मार्च में होते हैं, वो आई थिंक होते हैं जुलाई में, जून में, इस तरह उसका सिनेरियो बनता है। और ये भी दिसंबर में ही आया हुआ है। ये 5 फोर्सेस है, आई थिंक सो। कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ एथिक्स जो हमने चैप्टर नंबर 9 में किए। तो इस तरह ये सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे भी और डिस्कस भी करेंगे प्रॉपर। उसके अलावा कोई क्वेश्चन जो कल मैंने जितना पढ़ाया था, आई कैप का एक पेपर रजिस्ट्रेशन फीस, एक पेपर की रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 से ऊपर होती है, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिएगा स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी क्या चीज है, द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी क्या है। अगर देखा जाए तो इस चीज को मैंने थोड़ा सा पहले ही आप लोगों को करवा दिया हुआ। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी मैंने डिस्कस करी हुई हैं। अच्छा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उधर ये आप देख सकते हैं, यहां पे जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है इसका कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं बनाता आई कैप। मैंने एनालाइज किया, कोई इसका प्रॉपर क्वेश्चन नहीं बनाता। इसको एमसीक्यूज में वो टेस्ट कर सकता है और 6 मार्क तक का कोई क्वेश्चन अगर बना दे तो बना दे। उसकी क्या रीजन है इसका मुझे आइडिया नहीं है, शायद इनसे कोई केस स्टडी नहीं मिल पा रही है या क्या है, नो आइडिया एट ऑल। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बुक की लाइन पढ़ के फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट 2 लाइंस हैं। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी मींस द एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू परफॉर्म एंड प्रॉस्पर बाय अचीविंग स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। अब ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आप में एबिलिटी होनी चाहिए स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को परफॉर्म करने की। अब फिर वही क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो आप साहब हमें मिशन और विजन स्टेटमेंट का पता है? पता है हमें? तो ऑनलाइन वाले एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, वेरी इजी पीजी हो जाएगा अगर आप इस बात को याद रखेंगे। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, हमने इसके नाम पे नहीं जाना कि कितना अजीब सा नाम लिखा हुआ है। हमने फोकस करना है कंपनी के विजन के ऊपर और कंपनी के मिशन के ऊपर। अब जब ये मिशन और विजन बन गए, उसके बाद कंपनी क्या करती है? उसके बाद कंपनी इनको शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड कर लेती है। क्यों शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करती है? ताकि ये जो लॉन्ग टर्म वाला हमारा मिशन है ये अचीव हो सके। तो जब आप अपने मिशन को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को शॉर्ट टर्म गोल्स में कन्वर्ट कर लोगे, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट कर लोगे,
उस शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कैपेबिलिटी को, उसको परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। बस इतनी सी बात याद रखनी है। यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट ड्राइव होता है, यहीं से एबिलिटी टू परफॉर्म, एबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से ही एक नया कॉन्सेप्ट ड्राइव होता है। और वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? वो कॉन्सेप्ट कहलाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या चीज है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ लिया, सारा ही कंपटीशन का था। जो चीज अकॉर्डिंग टू स्वॉट एनालिसिस, जो चीज आपकी स्ट्रेंथ कहलाएगी, वही चीज आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कि आप अपने राइवल से किन खसूसियात में, किन कैरेक्टरिस्टिक्स में आप अपने राइवल से आगे हैं, उन खसूसियात को, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन ट्रेट्स को, उन स्ट्रेंथ्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। मेरी क्वालिटी बड़ी बेस्ट है मेरी प्रोडक्ट की, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हुआ। मेरे कस्टमर केयर सर्विस बड़ी आला है, दूसरे कंपनीज फर्म्स इतनी अच्छी कस्टमर केयर सर्विस नहीं देते, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हुआ। ठीक है, मेरा जो एम्बियंस है, जब आप मेरे इस कॉलेज में एंटर करते हैं, उसका एम्बियंस बड़ा, उसका एनवायरमेंट बड़ा कमाल का है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हुआ। आप यहाँ पे 24/7 लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, और किसी कॉलेज में ऐसी फैसिलिटी, मिसाल दे रहा हूं, अच्छा यहाँ पे भी नहीं है, मिसाल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, कोई और ये मेरा लेक्चर सुन के यहाँ पे आ ही ना जाए रात के 2-3 बजे, बंद होगा ये कॉलेज। ठीक है, तो ये भी क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब जो कॉलेजेस दूसरे कॉलेजेस को देखते, एसएससी कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, देखते हुए अपने आप को इंप्रूव करें, उनकी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लें। कल भी यही बात हो रही थी, आप अपने राइवल की वीकनेस को क्या बनाओ? स्ट्रेंथ बनाओ, अपॉर्चुनिटी समझते हुए, तो वो आपका क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही आपके शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने में और लॉन्ग टर्म मिशन को अचीव करने में मदद देगा। और इस सारे के सारे फिनोमिना को हम स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी कहेंगे। इतना ज्यादा इंग्लिश में पढ़ने की आपको फिर जरूरत नहीं है। तो डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी जो मैंने अभी उर्दू में बताया, इन्होंने डेफिनेशन को वैसे ही लिख दिया हुआ है, आपने इसको रट्टा नहीं लगाना। पढ़ मैं देता हूं आपके लिए, समझने के लिए, रट्टा शट्टा नहीं लगाना है इसको। सबसे पहले देखिएगा, strategic capability reflects the ability of an entity to use and exploit the resources available to it. Strategic capability एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपके पास जितने resources available होते हैं एक कंपनी के पास, क्या available होते हैं कंपनी के पास? Resources। उन resources को बेस्ट वे में यूटिलाइज करना। किस वे में? बेस्ट वे में, ताकि हमारे क्या अचीव हो सके? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। और जब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव हो जाएंगे, उनको सम कर लो तो क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म मिशन अचीव हो रहा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्की बात है? बस यही है। Through the competencies developed in the activities and processes it performs, the ways in which these activities are linked internally and externally, and the overall balance of core competency across the entity above, the all capabilities of the entity depends upon its ability to exploit and sustain its sources of competitive advantage over the time. जो मैंने इतनी स्पीड से इंग्लिश पढ़ी है, मैंने इसी वजह से पढ़ी ताकि आपको समझा सकूं। जब आप अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज करेंगे, तो कई चीजें ऐसी होंगी जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी बन जाएंगी। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होगा? सिर्फ आपकी वो स्ट्रेंथ होगी, बाकी सबकी वो वीकनेस होगी। जो चीज आपकी इस रास्ते में चलते चलते, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते करते आपकी स्ट्रेंथ बन जाए, वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी कहलाएगी। और कोर कॉम्पिटेंसी ही स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी कहलाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस ये क्लियर हो गई बात? कोई एतराज हो तो मुझसे पूछ लीजिए। नाउ नंबर 2, अचीविंग स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। हम स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को किस तरह अचीव कर सकते हैं? मैं जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबके आपको नोट्स दूंगा,
इजी गोइंग नोट्स होंगे, बिल्कुल आप उसको एक दफा पढ़ेंगे, आपको ये स्वॉट एनालिसिस और पोर्टर 5 फोर्सेस ये सब फिंगर टिप पे आ जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि देखो जो आई कैप ने आपको एमसीक्यूज देने हैं ना, मेरे नोट से नहीं देने हैं, वो आपको किससे देने हैं? उन्होंने बुक्स ही बना के देने हैं, तो इस वजह से मैं रिस्क नहीं ले रहा हूं। नंबर 2, 1.2 अचीविंग स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। हाफिज साहब, हम स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को किस तरह अचीव कर सकते हैं, कोई बता सकते हैं आप? हम इसको बॉटम से लेकर अप जाएंगे, बॉटम से टॉप लेवल तक जाएंगे, फ्रॉम बॉटम टू टिल एपेक्स पॉइंट, तब स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी बनती है। नंबर 1, हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, और एक पांचवा भी एनवायरमेंट भी कह सकते हैं आप उसको। वैसे 4 ही होते हैं। अब मेरे पास वो रिसोर्सेज हैं, मेरे पास वो सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मैंने उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना शुरू किया और मैंने क्या बनाना शुरू कर दी? प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को माइंड में रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मैंने सारे रिसोर्सेज को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद बेस्ट वे में यूटिलाइज किया, यूटिलाइज करने के बाद एक प्रोडक्ट बनाई, उसको लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद मुझे 90% पॉजिटिव फीडबैक मिला, 10% नेगेटिव फीडबैक मिला। उस 10% नेगेटिव फीडबैक को मैंने कन्वर्ट किया फीड फॉरवर्ड में, पॉजिटिव फीडबैक में कन्वर्ट किया और दोबारा से प्रोडक्ट को रीलॉन्च कर दिया मार्केट में। क्लियर है? अब जब 90% मुझे क्या मिल रहा है? पॉजिटिव फीडबैक, और जो 10% नेगेटिव मिला था उसको भी मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ अच्छी है, मेरे पास क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्ट्रेंथ अच्छी है, मेरे पास जो क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट है वो अच्छा काम कर रहा है। ऐसा ही है ऑब्वियसली, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी हमारे खुद की बात करेगा, इंटरनल होगा ये सारा, एक्सटर्नल इसमें कोई चीज नहीं है। हाँ, वीकनेस नहीं देखनी। हम अपनी स्ट्रेंथ को ज्यादा पॉलिश करके कोर में कन्वर्ट कर देंगे। कोर मतलब क्या होता है? ऑल अलोन, कि हम ही हैं जो भी है, तुम बताओ तुम क्या हो। समझ आ रही है? पहले रिसोर्सेज आए, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना सीखा, उसके अंदर हमारे पास बेस्ट क्वालिटी इन प्रोडक्ट बन गया, वही हमारी फिर कोर कॉम्पिटेंसी बनेगा। पहले रिसोर्सेज, फिर क्या बनेगा? कोर कॉम्पिटेंसी। फिर वही कोर कॉम्पिटेंसी आगे चल के क्या बनेगा? द एंटिटीज डिलीवरी मैकेनिज्म्स। अब ये क्या चीज हुई भाई? यहां पे तो डिलीवरी मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि क्या हमने ये करना है कि भाई साहब हमने माल बना के गाड़ियों पे उसको लोड करके और अपने कस्टमर तक भेजना? नहीं 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 नहीं। एंटिटीज डिलीवरी मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? कस्टमर जो डिमांड कर रहा है, जो कस्टमर डिमांड कर रहा है, इसमें हम, आप इसके ऊपर लिख लीजिएगा, ये कस्टमर सेंट्रिक है। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी ना, एक प्रोडक्ट सेंट्रिक होता है और एक कस्टमर सेंट्रिक होता है। हम जो ये बात कर रहे हैं ये कस्टमर सेंट्रिक की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेंट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं। द एंटिटीज डिलीवरी मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ? मेरे इस लेक्चर को पॉज कीजिएगा सुनने के बाद और इसको लिख लीजिएगा अपनी बुक पे इसी एरिया में। एंटिटीज डिलीवरी मैकेनिज्म का मतलब है कि कस्टमर ने जो आपको डिमांड करी, आपने उस डिमांड को कितना पर्सनल वे में टेकअप किया, उसको एज इट इज बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की और डिलीवर करने की कोशिश की। अगर तो आप इसमें कामयाब हुए तो इसका मतलब जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप हुई है वो एक्यूरेट वे में डेवलप हुई है। आप कह सकते हो कि मेरी कोर कॉम्पिटेंसी 100% नहीं तो 90-95% वे में एक्यूरेटली डेवलप हो चुकी। इस सारे प्रोसेस को एंटिटीज डिलीवरी मैकेनिज्म कहते हैं कि राइट टाइम पे राइट कस्टमर के पास राइट प्रोडक्ट का डिलीवर होना, और वो जो डिलीवर होगा वो फिर वही कह रहा हूं, बस उसके ऊपर बात नहीं कह रहा, कस्टमर की नीड को राइट वे में सेटिस्फाई करने की बात कर। जैसा कि बकरा ईद, बकरा पहले चाहिए बाद में चाहिए, जवान चाहिए माइनर चाहिए, एडल्ट चाहिए माइनर चाहिए, एडल्ट चाहिए घर पे चाहिए या मंडी में ज़िबा कर लोगे? अब एक कंपनी आई, ठीक है, उस कंपनी ने क्या किया कि पाकिस्तान लाहौर में, सिर्फ लाहौर का और कराची का बिजनेस मॉडल आई उनका। कल मैं उनको रीड कर रहा था, उनकी एक एडवर्टाइजमेंट आई, एडवर्टाइजमेंट मैंने देखी, फिर मैंने उसकी वेबसाइट पे चला गया, तो मेरी वेबसाइट को जरा गो थ्रू किया और मुझे अंदाजा हुआ कि उसका डिलीवरी मैकेनिज्म कितने कमाल का है। उन्होंने क्या किया,
सिंपल है, आप एक बकरा देखिए, उन्होंने एक जैसे बकरों की मेजरमेंट की हुई है, लॉट है पूरी उनके पास बकरों की, 45,000 रुपीज का वो एक बकरा दे रहे हैं आपको, कोई बहस नहीं, कोई निगोसिएशन नहीं। अब इस 45,000 में वो आपको फैसिलिटी क्या दे रहे हैं? आप ईद से 3 दिन पहले, ईद का 10 तारीख को है, टुडे इज 7, हाँ 7 है आज, आप 3 दिन पहले आज जाएंगे आप उनके पास, 45,000 आपने ऑनलाइन पे कर देना है। अगर ना भी पे करो, आज जाओ 45,000 पे करो, उन्होंने सेंटर बनाया हुआ अपना, आप अपना मर्जी का बकरा देखो और उसके ऊपर निशानी लगा लो कि ये आपका बकरा है। ईद की नमाज पढ़ो, उनके पास चले जाओ, वो आपके सामने आपका बकरा जिबा करेंगे, आपका वो छुरी पे हाथ लगवा के, जैसे तकबीर पढ़ते हैं, जिबा करेंगे। जिबा करने के बाद वो आपको नीट एंड क्लीन साफ करके गोश्त को पैक करके आपको दे देंगे, आप उसको घर ले आओ। ये सब वो 45,000 रुपीज में कर रहे हैं। अब यहां पे कई ऐसे लोग हैं जो टेनेंट हैं। टेनेंट का मतलब क्या है? जो किराए पे रहते हैं। और लाहौर में बहुत से ऐसे घर हैं जो डबल स्टोरी होते हैं, लेकिन नीचे पोर्शन में कोई रहता है, ऊपर पोर्शन में कोई रहता है। और कई लोग दूर दराज इलाकों से आए होते हैं जो ज्यादातर ईद पे घर नहीं भी जा रहे। फैमिलीज, मोस्टली फैमिलीज ईद पे घर चली जाती हैं, लेकिन कई नहीं जा पाती हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट चॉइस है। अब इसी तरह अगर आप डीएचए में रहते हो तो डीएचए में जो गोश्त का वो जो सॉरी बकरे का खून शून है वो बाहर रोड पे नहीं आना चाहिए। इवन के डीएचए का कानून है, अगर आपने गाड़ी धोई और उसका पानी गेट से बाहर आ गया तो आपको 10,000 का फाइन पड़ जाता है। तो जो ऐसे लोग हैं जो डीएचए में रहते हैं और सिंगल फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और एक बेटा बेटी, वो बॉदर नहीं करेंगे बकरा लेके आना, पट्ठे लेके आने, ये सारा पालना, फिर कसाई को ढूंढना, कसाई 2 नंबर निकल आए, सही नंबर निकल आए, किसी को नहीं बॉदर कर रहे। तो उन्होंने एक डिलीवरी मैकेनिज्म बना लिया। अपनी कॉम्पिटेंसी को देखते हुए उन्होंने डिलीवरी मैकेनिज्म बनाया कि लोग हमारे पास आएंगे, हम उनकी ये बॉदरेशन खत्म कर देते हैं, ये जो उनको मुसीबत है, उनको हसल बसल है, ये खत्म कर देते हैं। तो कैसी मजे की बात नहीं है ना? मजे की बात। हाँ, बर्गर्स को काफी फायदा होगा। बर्गर से मुराद आप बर्गर भी कह सकते हो, उन क्लास को फायदा होगा जो ऑफिस गोइंग है, क्योंकि जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं उन पे वर्कलोड यहां पे ज्यादा होता है। फिजिकली वर्कलोड कम होता है, मेंटली वर्कलोड ज्यादा होता है, ठीक है। और वो ये काम को प्रेफर करेंगे, और बेशुमार लोगों ने उनके साथ ये टाई अप किया हुआ है। मुझे कैसे पता? जो मेरे बिल्कुल हमसाए हैं, उन्होंने 2 बकरे उसके पास रिजर्व करवाए। तो कल मुझे उनका फोन आया, ये मजर एक काम करते हैं, तू भी चल वहां पे ना बकरा करवा दे। मैंने कहा जी मैंने तो नहीं करवाना, मैं तो ले आया हूं, ये देखे आपको आवाज सुनाता हूं उसकी। तो आवाज से नहीं कहते, नहीं मैंने वहां पे ना 2 बकरे रिजर्व करवा लिए। तो मैंने कहा चलिए आपने अच्छा किया है। तो उसने मुझे समझाया, फिर मैंने उसको लॉग इन करके उसका सारा पढ़ा, और मुझे तो बड़ा अच्छा ये बिजनेस मॉडल लगा कि आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास स्पेस होनी चाहिए, आपके पास मैन पावर, वही फिर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करो और डिलीवरी मैकेनिज्म। हाँ, लॉन्ग टर्म नहीं, दिहाड़ियां लगेगी ना आपकी, आप दिहाड़ियां लगेगी ना। देखो इस किस्म के बिजनेस को करने के लिए आपको 3 महीने पहले प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। लेके पाल लो फॉर्म पे, कोई गांव में फार्म हो ना मेरा, तो 10 मरले का ही हो बड़ा है, 10 मरले के नाल की इतनी जगह होती है, वहां पे पाल लो इनको। 25-30 हजार की रेंज में बकरे को रखो, 45 में बेचो। कसाई को बुक कर लो अपने साथ, 10-12 कसाइयों को बुक कर लो, उनको एक मिनिमम सा रेट तय कर लो उनके साथ, क्योंकि आपने तो कसाइयों को माल देते रहना ना, देते रहना, तो कसाई मान जाएंगे। जहां पे कसाई फिल्टोर के 10 बकरे करेगा, वहां पे फिल्टोर के एक दिन में वो 15 बकरे भी कर लेगा। फिल्टोर के नहीं, एक ही जगह पे समझ आ रही है। फिर वहां पे खालें भी बिकती हैं, उनकी जो अलाइशें होती हैं वो भी बिकती हैं सब। तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा ही होगा ना जिन बॉयज ने ये किया। कराची में भी ऐसे ही कर रहे हैं लोग, और अभी ये पीक पकड़ेगा बिजनेस। अभी डेयरी का और ये वाला बिजनेस जो कैटल फार्मिंग का, ये पीक पकड़ेगा पाकिस्तान में। क्यों पीक पकड़ेगा? पॉपुलेशन डज मैटर। आगे चलते हैं जी। तो इसी चीज को अगर उन्होंने सक्सेसफुली टेकअप कर लिया, हाफिज क्या कर लिया, तो ये उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाएगा, क्योंकि और कोई कॉम्पिटिटर ये कर नहीं रहा। अगर कर रहा है तो लेकिन उनका डिलीवरी मैकेनिज्म ज्यादा बेहतर हुआ, उनकी कस्टमर केयर सर्विस ज्यादा बेहतर हुई, उनका बिजनेस को टेकअप करने का, अपने कस्टमर को उसकी सेटिस्फेक्शन, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने का जो क्या कहते हैं उसको वे आउट है, वो ज्यादा बेहतर हुआ, तो ये उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाएगा। अब ये चारों चीजों को मिलाओ तो ये क्या बनेगी? स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। अगर कोई भी चीज बीच में मिस होगी तो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी तक पहुंच नहीं पाएगा। देखो कंपटीशन बड़ा सवेयर है, मार्केट में सरवाइव करना है, तो आपका जो राइवल है ना वो बच्चा नहीं है, ठीक है, वो बैठा हुआ है आपको डसने के लिए, स्टिंग करने के लिए, तो आपको उससे प्रोएक्टिव होना पड़ेगा।
प्रोएक्टिव होते हो तो विन विन सिचुएशन, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे बहुत कम कंपनीज हैं जो प्रोएक्टिव हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, विकी जाएगी, ठीक है ना, वो विकी जाने के चक्कर में ना सारा काम खराब कर देते हैं। हाँ, देखा जाए तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन हम उस तरह उनको ओबे नहीं करते हैं। कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी खत्म हुआ, ये इतना सही टॉपिक था। इसको भी आपने रटा शटा नहीं लगाना, जितना उर्दू में मैंने बता दिया उतना ही काफी आपके लिए, इसमें से एमसीक्यू बनेगा। ये भाई साहब अब आ गया कस्टमर नीड। कस्टमर नीड हमने पहले ही पढ़ लिया हुआ है। कहां पे पढ़ा था हाफिज? वो सोशल बात याद है, इकोनॉमिकल फैक्टर सोशल फैक्टर याद है, बेस्ट एनालिसिस में याद है ना। तो ये कस्टमर नीड वहीं पे था, सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर में। अगर कस्टमर नीड की बात की जाए तो आप लोगों को भी भाई बच्चों बेहतर पता है, मुझे भी बेहतर पता है कस्टमर नीड क्या होगी। इसको सिर्फ एक दफा पढ़ना है आपने, रट्टे नहीं लगाने हैं, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से एमसीक्यू शायद बन जाए। कस्टमर नीड में दो चीजें होती हैं, या तो आपको गुड चाहिए होता है या आपको सर्विस चाहिए होती है। जैसा कि आप लोग अभी जो ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, जो फिजिकल वाले यूट्यूब पे चमड़े पड़े हुए हैं मेरी क्लास छोड़ के, ठीक है, अफसोस की बात है। कल लेक्चर लिया था उन्होंने, मुझसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया कि सर लिंक भेज दें। परसों भी मैंने खुद लिंक भेजा था उनको। व्यूज कम आए हुए हैं, मेरा ख्याल उन्होंने नहीं लिया लेक्चर। आज मैं उनको फिर लिंक भेजूंगा कल वाले लेक्चर का भी। फिर भी देखेंगे तो सही ना 5-10 दफा, उन्हें को नोट्स तो बनाने हैं ना। अब नोट्स ही नहीं बना रहे होंगे तो एक लेक्चर कम से कम 5-10 दफा देखो तो नोट्स बनते हैं ना, पॉज कर करके। ऐसे नहीं कि पहले पूरा घंटे का लेक्चर देखा फिर घंटे का, ऐसे नहीं, पॉज कर करके 4-5 दफा हो जाता है लेक्चर नॉर्मली। तो चलते हैं आगे। द मार्केटिंग अप्रोच। मार्केट कैन बी डिफाइंड बाय कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर। क्या हमने मार्केट को ठीक से पढ़ ली है? हाँ, कहां पे पढ़ा है? मार्केटिंग ही पढ़ रहे हैं। तो मार्केट अप्रोच में आपने दो चीजों को याद रखना, एक प्रोडक्ट सेंट्रिक होती है और एक कस्टमर सेंट्रिक होती है। प्रोडक्ट सेंट्रिक भी मैंने पढ़ा दिया और कस्टमर सेंट्रिक भी पढ़ा दिया, बस उसी चीज को माइंड में रखेंगे तो ये पहले वाला टॉपिक हो जाएगा। फिर उसके बाद व्हाट आर कस्टमर नीड्स पढ़ा दिया या नहीं पढ़ाया? ठीक है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, बेटर डिजाइन फीचर, उसके बाद अवेलेबिलिटी, नॉट हैविंग टू वेट ऑब्टेन द प्रोडक्ट, कन्वीनियंस ऑफ प्रोडक्ट, कन्वीनियंस ऑफ परचेज और इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन। क्या ये सारी बातें हमने कर ली हुई है पास्ट में? हाँ, कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? शाबाश, तू सही लर्न कर रहा है इसको, बिल्कुल इसी को कहते हैं। शाबाश हाफिज, मुझे खुशी हुई है कि तूने इसको टेकअप कर लिया। फिर उसके बाद कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का भी हमें पता है। इधर देख, कंज्यूमर क्या होता है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल कस्टमर क्या होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज क्या होती हैं, सारा हमें पता है। हमने पॉलिटिकल सेटअप में पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ये, और ये मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केटिंग मिक्स मैंने करवाया हाफिज, हाँ 4 P's करवाया। कब करवाया था? ये नहीं करवाया ना, बस ये करते हैं फिर। वही मैं सोच रहा था, ये मैंने करवाया हुआ है I2B वालों को, वो मिक्स हो जाता है मुझसे। हाँ, मैं 5 कोर्सेज समझ। अच्छा, नहीं 4 P's। ले भाई साहब, बड़ी मजे की चीज यहाँ पे आ गई आप लोगों के सामने। यहाँ पे छोटा सा टॉपिक इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन हम 4 P's करेंगे। यार मुझे एक बात बताएं, आपके कैमरे में मैं इतना मोटा क्यों नजर आता हूँ? नाश्ता करके आया हूं यार। ये ऐसे नजर आ रहा होता, पता नहीं कितना को मेरा वेट है यहाँ पे। हाँ, बॉडी बिल्डर लग रहा हूं मैं? बॉडी बिल्डर कोई नहीं हूं यार। मसल फूले? मैं तो यार वो तो दवाइयां खा के सोया पड़ा हूं कल से। मसल फूले, ये सारे झूठ बोल रहे हैं मेरे साथ यहाँ पे, पंप कर रहे हैं मुझे। लेकिन मार्केटिंग मिक्स की बात करेंगे। MARKETIH, मार्केटिंग मिक्स। अच्छा, सिंपल सी बात है, आप याद रखिएगा, आपने कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा था। कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आपको 4 P's का होना यहां पे जरूरी है। 4 P's का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब आप कौन सी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो। आपकी प्रोडक्ट कस्टमर सेंट्रिक है,
यहां हाफिज आपकी पावर कौन सी होगी? प्रोडक्ट सेंट्रिक। आपकी प्रोडक्ट गुड्स है या सर्विस है? आपकी प्रोडक्ट एक लग्जरी है या नेसेसिटी ऑफ लाइफ है? आपकी प्रोडक्ट चीप है या इकोनॉमिकल है? आपकी प्रोडक्ट यंग यूज करेंगे, यंगस्टर्स यूज करेंगे, यूथ यूज करेगी या सीनियर सिटीजन? ये सारी बातों का ख्याल रखना मेरे लिए बड़ा जरूरी है। और ये किस पी में आएगा? प्रोडक्ट पी में, फर्स्ट पी में। सेकंड पी क्या कहलाएगा? प्राइस। जब आप प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च कर रहे हो तो आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी? हाफिज प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सारी आती है हमें। सबसे पहले पेनिट्रेटिंग क्या होती है? मेरा कंपटीशन बड़ा सवेयर है, ठीक है, मैंने मार्केट में पेनिट्रेट करना है। पेनिट्रेट करने के लिए मुझे अपनी प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, ऐसा ही है। अब प्राइसेस को कम करने के लिए मैं नॉर्मली अगर मार्केट में प्राइस 100 रुपए चल रही है तो मैं उसको 90 रुपीज, 95 रुपीज, 91 रुपीज पे बेचने की कोशिश करूंगा। दैट वुड बी नाउन एज पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। या मैंने डायनामिक प्राइसिंग रखनी है। डायनामिक प्राइसिंग क्या होती है प्यारे भाई? अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा कर लो, डिमांड कम है तो सेल लगा दो, प्रमोशनल प्राइसिंग दे दो। ठीक होगी बात? या मैंने प्रमोशनल प्राइसिंग देनी है। या मैंने स्किम करना है प्राइस को, स्किमिंग करना है, स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। या मैंने इन्फिल्ट्रेशन करनी है, इन्फिल्ट्रेशन प्राइसिंग। ये सारी चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब मैंने डिसाइड किया मेरी प्रोडक्ट कौन सी होगी, फिर उसके बाद डिसाइड करना है मेरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कौन सी होगी। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे मैंने क्या डिसाइड करना है, मैं बेचूंगा कहां पे? क्या मैंने इसको गांव में बेचना है या इसको सिटीज में बेचना है? इसको ऑनलाइन बेचना है या फिजिकल बेचना है? इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचना है या मैंने खुद के स्टोर बनाने हैं? इसको मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे बेचना है, शेल्फ्स पे? क्या कियोस्क्स? चलो एक कियोस्क लिख देता हूं यार, आप लोग याद रखा करो, मैंने थोड़ा ना पेपर देना है, इसका पेपर तो आप लोगों ने देना है। ये प्लेस होगी मेरी, ठीक है। अब जैसा कि घड़ियों की बात करते हैं, क्या करियाना स्टोर पे घड़ियां मिलती हैं? करियाना स्टोर पे ये वाली टोपियां मिलती हैं? करियाना स्टोर पे टी शर्ट्स मिलती हैं? ये कहां पे मिलती हैं? ये आपको एक स्पेसिफिक बाजार जाना पड़ेगा, वहां पे स्पेसिफिक नंबर ऑफ शॉप्स होंगी, एक ही लेन में बेशक शॉप्स हो सकती हैं, वहां से आप ये चीजें खरीद के ले आओगे। ग्रोसरी क्यों हर एक के पास मिल रही होती है? आप जैसे ही अपने घर से निकलते हो, थोड़ा दूर चलते हो, दुकान आती है, वहां से ग्रोसरी लेके वापस आ जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, वो आपको 24/7 में कभी भी जरूरत पड़ सकती है। टी शर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही आपको 24/7 में, टी शर्ट की आपको कतन 24/7 में जरूरत नहीं पड़ रही है। आपके पास पड़ी होगी, कोई मेहमान भी आएगा, कजन शजन आएगा, यार कपड़े दे दो अपने, तो आप उसको पुरानी टी शर्ट निकाल के दे दोगे। हाँ, उसको पुरानी बोतल नहीं पिला सकते क्योंकि वो ऑलरेडी अगर आपने खोली होगी तो उसकी गैस शैस जाया हो जाएगी। ऐसा ही है, आप उसको पुराना खाना नहीं खिला सकते, उसको डायरिया हो सकता है, उसका पेट खराब हो सकता है। वो भी क्या सोचेगा, केडा भी चवल है यार, तेरे नाल दुकान है, उतो जाके मेरे से बोतल नहीं ले सकिया, आइंदा तो बात तेरे घर नहीं आना। अब ये सारी चीजें हमारे पास चल रही होती हैं। तो जो ग्रोसरी शॉप्स की प्लेसमेंट्स होती हैं वो नियर बाय एरियाज में होती हैं, लेकिन ये जो घड़ियां हैं, कपड़े हैं, बैग्स हैं, बुक्स हैं,
ये ऐसी चीजें हैं जो आपको नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है, ये आप कभी भी घर से जाए, काम से वापस आते चलते फिरते कभी भी आप इसको टेकअप कर सकते हो। ग्रोसरी के साथ ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास चौथा पी आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब हुआ एडवर्टाइजमेंट करना। प्रमोशन का मतलब हुआ ऑफर्स देना, बॉग ऑफ। बॉग ऑफ किसे कहते हैं? बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है, ये ऑफर्स देना। प्रमोशन का मतलब है लॉयल्टी कार्ड्स बना के देना। ये लॉयल्टी कार्ड्स क्या होते हैं? डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, हम आपको कार्ड बना के देंगे, आप हर दफा आइएगा, ये कार्ड दिखाइएगा, आप जाइए इधर, कौन सी लैब बड़ी मशहूर है यार, चुगताई लैब। चुगताई लैब में अगर आपने रेगुलर टेस्ट करवाने या आप उन्हीं के डॉक्टर से विजिट कर रहे हो, चुगताई लैब के अपने भी क्लिनिक्स बने हुए हैं, वहां पे भी डॉक्टर्स बैठते हैं, स्पेशलिस्ट। अगर आप उन्हीं से ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो वो कार्ड बना के दे देंगे आपको, और उसके ऊपर आपको 25% हर चीज के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा 25%, और टेस्टों के ऊपर भी, और इवन के डॉक्टर की फीस के ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 25% के हिसाब से। वो लॉयल्टी कार्ड होते हैं। फिर आपने एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, बॉग ऑफ कैसे बनाना है, लॉयल्टी कार्ड बनाने हैं, कोई डिस्काउंटिंग पॉलिसी है या नहीं है, कोई एक्सचेंज पॉलिसी देनी है कि नहीं। एक्सचेंज पॉलिसी का मतलब क्या हुआ भाई? जैसे अगर आपके पास मोल्टीफॉर्म है तो मोल्टीफॉर्म का पुराना गद्दा देके, अक्सर रमजान में ये ऑफर आती है, पुराना गद्दा देके अंदर 10,000 रुपया देके नया गद्दा ले लो उनसे, मैट्रेस। अक्सर ये रमजान में ऑफर आती है। अब ये देखो, कोई भी आपने चीज लॉन्च करनी है तो उसमें आपको ये 4 पीस का माइंड में होना बड़ा जरूरी है। इस 4 पीस को मार्केटिंग मिक्स का नाम दिया जाता है। इन्हीं 4 पीस को आप सम कर लो तो किसका नाम दिया जाएगा? मार्केटिंग मिक्स का नाम दिया जाएगा। और ये हेल्प करती है आपकी किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, और ये सिर्फ किताबी हद तक है, रियल में करने जो बहुत मुश्किल काम होगा। 4 पीस जानने के बाद भी कई जगहों पे आपको मार पड़ जानी है। 4 पीस जानने के बाद भी कई जगहों पे आपको मार पड़ जानी है। वैसे 4 पीस को अगर एक्यूरेटली आपने डिजाइन करके करना है तो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे करें, वहां बड़ी जल्दी कामयाब होता है। कोई डिपार्टमेंटल स्टोर बनाओ अपना, उसको ऑनलाइन ग्रोसरी में भी रखो, उसको फिजिकल ग्रोसरी में भी रखो, वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर हो सकता है। अगर आप लोगों को ये काम करने की जरूरत है और आप लोग करना चाहते हो तो मैं हाजिर हूं, मैं आपको इसमें प्रॉपर गाइड कर सकता हूं इसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाने में। बस इससे ज्यादा मैं गाइड नहीं करूंगा जी। मॉम ने पूछने आपकी, आपकी मॉम मुझसे बहुत ज्यादा होशियार है, वो क्वालिफाइड है माशाल्लाह। क्वालिफाइड लोग वैसे ही बड़े होशियार होते हैं, तो मुझसे क्या पूछना है? वैसे भी मैं गरीब सा आदमी हूं यार, तो मुझसे क्या पूछना भाई, मेरे पास तो कोई गाड़ी और बाइक भी सही नहीं है। हाँ, तो आप मुझसे ना यार ये नाम ना लिया कर, रहे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आज उसके बाद टॉपिक नंबर 3 आया। बल्कि टॉपिक नंबर 3 हम अभी नहीं करेंगे, बल्कि कर लेते हैं यार, खैर जाओ जरा। मेरे एजेंडा में टॉपिक नंबर 3 नहीं था, मेरे एजेंडा में देखा जाए तो वैल्यू चेन। आप वैल्यू चेन करवा दूं आज के ना करवाऊं? नहीं, ये पूरा एक टॉपिक है। इन्फिल्ट्रेशन देखो, पेनिट्रेटिंग और इन्फिल्ट्रेशन दोनों होती हैं, सेम है, लेकिन पेनिट्रेशन को हम तब यूज करते हैं जब हम मार्केट में न्यू लॉन्च करने जा रहे हो। इन्फिल्ट्रेशन को हम तब यूज करेंगे जब कोई नया प्रोजेक्ट हो, टेंडर नहीं होते, टेंडर निकलते हैं ना, उसमें हम इन्फिल्ट्रेशन यूज करते हैं ताकि टेंडर हमें मिल जाए, कम प्राइस कोट करना। पेनिट्रेटिंग और इन्फिल्ट्रेशन दोनों सेम होती हैं, ठीक है, लेकिन इनको यूज करने का मेथड अलग है। मैं मार्केट में पहली दफा आ रहा हूं प्रोडक्ट लेके, ठीक है, तो मैं पेनिट्रेट करना चाह रहा हूं। अगर मैंने टेंडर अचीव करना है और अपने राइवल को नीचे करना है, लेट डाउन करना है, तो फिर मैं इन्फिल्ट्रेट करूंगा। हाँ, बिड लगती है, जैसे बिडिंग होती है। बिडिंग में आप कम प्राइस कोट करोगे तो वो इन्फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है, टू सप्लाई समथिंग, नॉट टू बाय समथिंग। बिडिंग में अगर आप ज्यादा बिड कर रहे हो फिर आप बाय कर रहे हो, अगर आप कम बिड कर रहे हो इट मींस यू आर गोइंग टू सप्लाई समथिंग। स्किमिंग ये होती है कि अगर आपकी प्रोडक्ट यूनिक है तो आप हाई प्राइस चार्ज कर लो, बाद में फिर अगर उसका कोई कॉम्पिटिटर आएगा तो उस हिसाब से आप उसको डायनामिकली चेंज कर सकते हो। डायनामिकली आप उसको फिर क्या कर लो, डिस्काउंट्स दे दो, आप ऐसे फिर इसके साथ कर सकते हैं। अच्छा जी, जो वैल्यू चेन है इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ये जो आपको नजर आ रहा है टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कल इंशाल्लाह करवाऊंगा। आज के ये मेरे एजेंडा में नहीं था, आज के मेरे एजेंडा में ये दो ऊपर वाले टॉपिक ही थे, लेकिन पता नहीं मैंने जल्दी क्यों खत्म कर दिया, मुझे खुद समझ नहीं आई कि इतनी जल्दी मैंने खत्म कैसे कर दी है। और वैल्यू चेन बार बार पेपर में आता है। अब हम करेंगे टॉपिक नंबर 5, रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज। ये आज के मेरे एजेंडा में नहीं था, लेकिन चूंकि वो जल्दी मैंने खत्म कर दिया तो इस वजह से कर लेते हैं। अभी हाफिज लेक्चर को स्टार्ट हुए सिर्फ 30 मिनट हुए हैं। नहीं खत्म करना है, अगर तू कहते तो कर देता हूं। हाँ, बेबी ने होना शुरू कर देना था, बेबी यहाँ पे है नहीं है। हाँ, माई बेबी इज मिसिंग, और बेबी घर बैठा हुआ चला गया, पहले की चला गया हुआ है। तो बेबी अगर तू सुन रहा है तो नाश्ता करके पढ़ी, नाश्ते के बगैर ना पढ़ी, फिर तेरा सर दर्द होगा। तो वापस आते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज। क्या हमें रिसोर्सेज का पता है? हमारे पास कितनी किस्म के रिसोर्सेज होते हैं? हमारे पास तकरीबन 4 किस्म के रिसोर्सेज होते हैं। नंबर 1 ह्यूमन रिसोर्स, जिसको लेबर का नाम दिया जाता है। नंबर 2 फिजिकल रिसोर्स, जिसको मशीनों का नाम दिया जाता है। नंबर 3 फाइनेंशियल रिसोर्स, जिसको नोटों का नाम दिया जाता है। ये करवाने की जरूरत तो नहीं है ना, पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे, ठीक है। एंड नंबर 4 इंटेलेक्चुअल कैपिटल, जिसको हम ट्रेडमार्क्स कहते हैं, जिसको फॉर्मूलाज कहते हैं, जिसको पेटेंट राइट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये 4 किस्म के रिसोर्स हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? अब आगे यहीं से चलते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, सही है। थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज एंड यूनिक रिसोर्सेज, रुक जाओ, बुक से बेशक ना पढ़ो। थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज का मतलब, अगर भाई आपने मार्कर मैन्युफैक्चर करना है तो आपको बेसिक कौन कौन से रिसोर्स चाहिए इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए? नंबर 1, आपको वो मशीन चाहिए जो इसको मोल्ड कर सके, तो प्लास्टिक का जो बाहर ये बना सके, ये कैप बना सके, ये वाला सारा इसका आर्मेचर बना सके, ठीक है। फिर आपको वो मशीन चाहिए जो इसके अंदर ये वाला जो लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? कॉटन, ये जिसके अंदर कॉटन लगी हुई है, इसको मैन्युफैक्चर कर सके। फिर आपको इंक चाहिए जो इसके अंदर इंक फिलर हो, ठीक है। फिर आप इसको करो, फिर आपको पैकिंग के लिए गत्ते शत्ते चाहिए, ठीक है। और फिर लेबर चाहिए, और इस सारे के लिए आपको कम से कम 10 लाख रुपया चाहिए। कहानी खत्म। दैट वुड बी नाउन एज थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज। और ये वो रिसोर्सेज हैं जो मार्केट में हर कंपनी यूज कर रही है। अब यूनिक रिसोर्स क्या है? भाई साहब कभी मार्कर क्रिस्टल क्लियर देखे, ट्रांसपेरेंट देखे, ऐसा मार्कर बना दो तो ये यूनिक रिसोर्स होगा। बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल तो लगेगा ना, वो रॉ मटेरियल किसी के पास नहीं है, आपने रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से ढूंढ लिया। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं, आप जितने भी आपने मेडिकल इक्विपमेंट देखे होंगे प्लास्टिक में नहीं देखा, ऐसी बात है? नहीं ना देखा। दुनिया की सिर्फ एक कंपनी है ट्यूलिप के नाम से, ट्यूलिप इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से, देखिएगा अमेरिका की है, वो बनाती है प्लास्टिक में। भाई साहब उसकी इतनी डिमांड है, एक नॉर्मल सा इक्विपमेंट 35,000 रुपए का। मुझे प्लास्टिक मिल नहीं रहा था। सियालकोट में एक गांव है, अगोकी जगह का नाम है, उसके अंदर एक गांव है। मैं वहां पे गया हुआ, वहां पे एक चाचा जी थे, वो इक्विपमेंट बनाया करते थे। मैं उनके पास गया, मैं क्या चाचा जी मैंने गालते दसो, कहते पुत्र पूछ। वो प्लास्टिक के बनाते थे, वो ऐसी सीजर बनाते थे, उनके पीछे प्लास्टिक के लगते थे, लेकिन वो डिस्पोजेबल होती थी, फेंक देते थे एक दफा यूज करके। मैं चाचा जी जरा तुझे पीछे दस्ती लांदे पे हो, दस्ती का मतलब जो हाथ से पकड़ा जा सकता है, लाइक वो जिसे कट आप अपने ऐसे थंब और इसमें देके ऐसे काट लेते हैं, सीजर को चलाते हैं। कोई ऐसा मटेरियल भी दुनिया चाहिए जिन्हें स्टेरलाइज किया जा सके। स्टेरलाइज का मतलब होता है रीयूजेबल, आप उसको स्टेरलाइज करो, जर्म्स जो उसके ऊपर लगते हैं ड्यूरिंग सर्जरी वो किल हो जाए। कहते आहो है वे, मैं उसका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, वो ट्रेड सीक्रेट है। तो कहते आहो है वे, मैं क्या चाचा जी दसो केड़ा है? उसने एक बार इतना बड़ा पड़ा हुआ था, मुझे पकड़ा दिया, ऐला पुत्र आई। मैं चाचा जी किन्ने दा मैं तुहाडे कोल लवां ते किन्ने दा दोगे? मेरी शक्ल देख के कहता है 400 रुपए का। मैंने फौरन 400 रुपए निकाल के उसको दिया, ठीक है। हालांकि 400 का नहीं था, उससे महंगा बताया था, 500 रुपया मिलता था मुझे बाजार से, तो लाहौर से मिलता था। फिर उसके बाद मैंने कहा चाचा जी तेरे को किन्ने पे हुए ने? कहते मेरे को ना 8 डंडे पे हुए ने, बार उसको कहते थे, प्लास्टिक बार्स होते हैं। मैं कहा चाचा जी सारे मैनू दे दियो। मैं कहा पुत्र करना की है? मैं चाचा जी मैं डॉक्टर है, तजर्बे करने कॉम्पिटिटर होगा ना मैं उसका, अगर उसको बता देता तो वो माइंड शायद कर जाता। लेकिन जी मैंने उसे वो जो 8 थे, 8 4 था 3200, मैंने उसको 3500 मैंने चाचा को दिया था, मैंने वापस नहीं दिए थे उनसे 300 रुपया। मैं कहा चाचा ये आप मेरी तरफ से इनाम रख लें, कीप द चेंज। मैं बड़ा सखी हुआ करता था जब सियालकोट में था। नहीं भाई साहब लाके मैंने उसको घर में पानी बॉईल किया, बहुत ज्यादा बॉईल किया और उसमें फेंक दिया, कुछ भी नहीं हुआ उसको।
ये मेरा एक तरीका था कि कितने सेल्सियस तक वो जाए तो ये पिघलना नहीं चाहिए, फिट हो गया। मैंने उसके इंस्ट्रूमेंट बना के यहाँ पे बेचना शुरू कर दिया। तो वो एक यूनिकनेस थी, पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं था। लेकिन चूंकि मैं जो इंस्ट्रूमेंट बनाता था वो नीश थे, नीश का मतलब बड़े कम लोग यूज करते हैं। टोटल पूरे पाकिस्तान में 350 डॉक्टर है वो वाला, 350 में से ट्यूलिप के बहुत ज्यादा कस्टमर है, और बाकी जो ट्यूलिप से नहीं लेते थे वो मुझसे ले लेते थे। बस इतनी सी कहानी थी। और तब मेरा दिल नहीं करता था कि मैं ये बिजनेस को परसू करूं, क्योंकि डॉक्टर मुझे बहुत ज्यादा वेट करवाते थे। मैं उनके क्लिनिक्स में जाता था, 2-2 4-4 घंटे बिठाए रखते थे। एक डॉक्टर ने मुझे 27वां रोजा था बिठा दिया, ऑपरेशन कर रहे थे, कहते मैं आऊंगा तो बाद में मुझसे तुमने पूछ के जाना कि इंस्ट्रूमेंट बनाना कैसे है, फिर मैं तुझे बताऊंगा कैसे बनाना है। लेकिन जी पहली सर्जरी हुई, वो पहली सर्जरी से बाहर निकले, उन्होंने ऐसे हाथ हिलाया, मैं उनके कैबिन में बैठा हुआ था, मैंने भी आगे से वेव किया, वो दूसरे ऑपरेशन थिएटर में चले गए दूसरी सर्जरी करने। मैं बैठा हूं उनके पास, दोपहर को 12-12:15 बजे मैं पहुंच गया, ठीक है। और तब मेरा ख्याल है अगस्त था या सितंबर था, तब रोजा खुलता था तकरीबन 7:15 बजे। भाई साहब 7 बजे उनका असिस्टेंट आया, मुझे आके कहते सर कह रहे हैं आप चले जाएं, कल मुलाकात करते हैं रात को। उनके कैबिन में मैं तकरीबन 7 घंटे बैठा रहा, और कैन यू बिलीव जब मैं सीट से खड़ा हुआ मेरे घुटने जैम हो चुके थे। ये चीजें मुझे बड़ा हर्ट करती थी कि मैं इतना वेट करता हूँ, इतना हार्ड वर्क करता हूँ, बस इसी वजह से मैंने उस बिजनेस को लेट गो कर दिया। और फिर मुझे झूठ भी बोलना पड़ जाता था, और बस मैं झूठ बोलना चाहता नहीं था वहां पे, क्योंकि मेरा ऐसा मैंने सुना था कि कमाई हराम हो जाती है अगर झूठ बोलो तो फिर मैंने ऐसा ऐसा अल्लाह पाक से रिक्वेस्ट करी कि कुछ और रिसोर्स दे दे इनकम का। तब मैं पढ़ाया भी करता था शाम के टाइम, एक अकेडमी हुआ करती थी, वहां पे ओ लेवल्स को पढ़ाता था। तो फिर अल्लाह पाक ने करम फरमाया और मैं फुल टाइम टीचर बन गया। अभी भी वो बिजनेस है, लेकिन वो सिर्फ ऑनलाइन चलता है। उसी के लिए तो वो स्वॉट एनालिसिस वाला टूल मैं कल आपको बता रहा था, वो उसी के लिए ये अरेंज किया है, मैंने सारी वर्किंग की है उसी बिजनेस के लिए। अब दोबारा से इंशाल्लाह उसको मैं टेकअप करने जा रहा हूं। चलिए जी आगे चलते हैं। तो थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज की समझ आ गई, यूनिक रिसोर्सेज की समझ आ गई। क्या यूनिक रिसोर्स हमारी कोर कॉम्पिटेंसी बन सकता है? थ्रेशोल्ड रिसोर्स कोर कॉम्पिटेंसी बन सकता है? नहीं, शाबाश, वो सबके पास होता है। तो थ्रेशोल्ड नहीं बनेगा, लेकिन यूनिक बनेगा। समझ आ रही बात की? तो यूनिक रिसोर्सेज में देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑनरशिप ऑफ स्कार्स मटेरियल सच एज ऑनरशिप, एक्सप्लोरेशन ऑफ राइट्स और माइंस। ये सारी चीजें हो सकती हैं। लोकेशन हो सकती है, आप एक ऐसी जगह पे वाकया हो जहां पे आपको ऑटोमेटिकली कोई नेचुरल रिसोर्स मिल गया। A special privilege such as ownership of patents और यूनिक फ्रेंचाइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। हाफिज कॉम्पिटेंसी क्या होती है? किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने की, किसी भी चीज को डिलीवर करने की इनेट एबिलिटी। इनेट एबिलिटी जो गॉड गिफ्टेड होती है, ठीक है। जैसा कि लोग मुझे कहते हैं ये मदारीगर है, मदारी करता है, ये पढ़ाता नहीं है, ये कोई टीचर टूचर कोई नहीं है, ये क्या करता है? मदारी करता है। तो भाई जेलस मत हो, इनेट एबिलिटी है मुझ में। अगर आपसे स्टूडेंट नहीं सेटिस्फाई होते तो मेरे पे तो ना बम फोड़ो, सही है। तो वापस आते हैं कॉम्पिटेंसीज, और कौन सी कॉम्पिटेंसीज? जो इनेट होती हैं। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, बाय डिफॉल्ट दुनिया में जो अक्लमंद तरीन लोग हैं वो कौन है? यहूदी। बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल एक रियलिटी है, ट्रूथ नहीं रियलिटी है, अल्लाह ने उनको दिया हुआ है। ताकतवर कौन होते हैं? नीग्रो, बुद्धू, बुद्धू होते हैं ना, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट ताकतवर है। इनकी हाइट हमसे ज्यादा होती है, इनका मसल स्ट्रेंथ हमसे ज्यादा होता है, इनका जो मसल क्या कहते हैं उसको, ग्रो करने की जो स्ट्रेंथ है वो हमसे ज्यादा होती है। हार्डवर्किंग कौन है? चाइनीज। ये इनेट कॉम्पिटेंसीज हैं जो अल्लाह की तरफ से दी गई हैं। बहादुर कौन है? मुसलमान, ये अल्लाह की तरफ से, और ये रियलिटी है। बहादुर है, बहुत ज्यादा बहादुर है। आजकल के थोड़े से डम्ब हो गए हुए हैं, हम लोग इतने बहादुर नहीं रहे हुए, लेकिन जो हमसे पहले थे बहुत जबरदस्त बहादुर कौम हुए, मुसलमान कौमों में हुए। समझ आई बात की? तो ये उनकी कॉम्पिटेंसीज है। और ये कौन सी कॉम्पिटेंसीज है? कोर कॉम्पिटेंसीज, जो सिर्फ उन्हीं को मिली हुई है। क्लियर हुई बात? एक थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी होती है किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने की, किसी भी चीज को अगर आप देखो, आप पढ़ाना चाहते हो, एमएफए पढ़ाना चाहते हो, तो आपके पास कोर नॉलेज होना चाहिए। कोर नॉलेज कहता है इस सब्जेक्ट के बारे में।
तो वो आपकी थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी है। लेकिन अगर आपके पास इसके अंदर सर्टिफिकेशन है या इसके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन है तो वो कौन सी कॉम्पिटेंसी बन जाएगी? कोर कॉम्पिटेंसी। फिर बाद में आप उसको $1 शॉप कह सकते हो। तो यार आप भी कर लो, हाँ $1 शॉप ही है ना, $1 दोगे तो $10 दे दो, वो मिल जाएगी सर्टिफिकेशन आपको। सही है। वैसे गुस्सा चढ़ा रहा हूं मैं आपको, गुस्से में इंसान कर जाता है ऐसी चीज। आ जाएगा गुस्सा चढ़ा के, तूने नाम लिया, मैंने तो नहीं नाम लिया, तूने ही कहा मॉम का। तो ऑनलाइन जो हम ये जिक्र कर रहे हैं ये हाफिज साहब की वालदा हैं और रूहानी वालदा हैं, उनकी बात हो रही है। चलें छोड़ें यार, क्या उनको इंपॉर्टेंस देनी, हम अपना काम करते हैं। कॉम्पिटेंसीज की समझ आ गई। थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी जो एक प्रॉपर प्रोसेस को टेकअप करने के लिए हमें जो मार्केट में चल रहा है, एक मशीन को चलाना, मशीन को बेसिक चलाना आना चाहिए ताकि वो चीज को मैन्युफैक्चर कर सके, दैट वुड बी नोन एज थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी। और किसी भी प्रोडक्ट को आप एक्स्ट्रा वे में जाके मैन्युफैक्चर कर दो जो कोई और ना कर पा रहा हो, दैट वुड बी नोन एज कोर कॉम्पिटेंसी। बस इतना ही याद रखना है। कोर कॉम्पिटेंसी में पढ़ देता हूं। Core competencies are activities, process, and abilities that give the entity a capability of meeting the critical success factor for products and services and achieving competitive advantage. तो वही बात आ गई कि core competency क्या होगी? एक ऐसी चीज, एक ऐसी ability, एक ऐसा process जो आपको competitive advantage दे, जो क्या दे आपको? competitive advantage दे, ताकि आप क्या अचीव कर सको? दूसरे राइवल से ज्यादा बेहतर काम को परफॉर्म कर सको। और ये बात पढ़ेंगे जो मैंने अभी उर्दू में पढ़ा है, वही लिखा हुआ सारा। 5.3 सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंसी में आज नहीं करवा रहा, तो मैं आज यहीं पे खत्म कर रहा हूं इसको। वैसे भी ये चैप्टर हमारा परसों खत्म होगा। कल हमारा इंशाल्लाह एक अच्छा खासा टॉपिक है वैल्यू चेन, उसको करेंगे। और उसके बाद टॉपिक नंबर 7 करेंगे और फिर बाद में 6 करेंगे। ये हमारा रहेगा। ईद के 5वें दिन खत्म हो जाएगा हमारा सारा ये वाला। ईद के 5वें दिन हमारा 90% सिलेबस खत्म। 5वें दिन क्लास है ना यार, लाइक 14 को क्लास है ना, 14 को है ना, 15 को भी है, ठीक है। 14 और 15 को खत्म हो जाना हमारा 90% सिलेबस MFA का खत्म हो जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।